जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जो ये इस YouTube चैनल है, इस YouTube में आप UPSC और स्टेट PCS की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाएगा। ये हमारी गारंटी है। और लेकिन आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं। मेहनत हम और मुझे और आपको मिल के करनी है। तो चलिए, do not waste our time, let's go to our topic, let's go into topic। इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, हम हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। चलिए, कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा पे बोलूँगा, आप जो भी माध्यम में पेपर लिखें, आपकी भाषा पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी माध्यम में हैं, मैं हूँ हिंदी माध्यम में, तो आपकी भाषा यानी मेरी भाषा हिंदी माध्यम है, उस पर मुझे अच्छा खासा अपना अधिकार होना चाहिए। यानी कि पकड़, मेरी भाषा सुसंस्कृत होनी चाहिए। मतलब जो संसदीय भाषा है। ऐसी नहीं कि अरे यार का हो, जो भी हम आम बोलचाल में बोल देते हैं, ऐसा नहीं। जो संवैधानिक भाषा है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा मेंस का रिज़ल्ट ही हमको अपने गोल्स में ले जाएगा, गोल्स की ओर ले जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स तो ठीक है, छांट देगा आपको। प्रीलिम्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें लिखना ही है यार। अगर भाषा ही कमज़ोर होगी तो लिखेंगे क्या? तो चलिए, तो कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका संसदीय सरकार की व्यवस्था। कार्यपालिका संसदीय सरकार की व्यवस्था। अब इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा संघ की कार्यपालिका, दूसरा भाग है हमारा राज्य की कार्यपालिका। शक्तियों का अनुसूची 7 में शक्तियों का पृथक्करण है ना। संघ के विषय है, राज्य के विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है। तो इसी तरह संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका है। तो ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आते हैं और मान्यवधी आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका में कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, साथ में मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और महान्यायवादी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से 74 एवं 75 74 एंड 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है कौन? भारतीय संविधान, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय व्यवस्था होती है। और अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 आर्टिकल 163 के माध्यम से राज्य में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यान्वयन के कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका अपने आपको पता है ना, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है यानी एग्जीक्यूटिव होती है, विधायिका यानी संसद के प्रति अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे? कि वो लोकसभा में, जिसका लोकसभा में बहुमत होगा, संसद हो गया,
इसके संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन एवं निम्न सदन। जिस पार्टी का निम्न सदन में बहुमत होगा वो गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। जो बहुमत में नहीं होगा वो विपक्ष में होगी। तो बहुमत, अगर हमारा संसद में बहुमत है तब जाके हम गवर्नमेंट यानी सरकार बना लेंगे। तो हम सरकार अल्टीमेटली किसके प्रति उत्तरदायित्व है? संसद के प्रति है ना। कि अगर अविश्वास प्रस्ताव उसका कहाँ पास होगा? संसद में पास होगा। संसद में पास होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उन्हें त्यागपत्र कहाँ देना है? संसद में ही तो देना है। चलिए, तो उत्तरदायी होती है। परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। हाँ, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप में अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आया। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपने समझ लिया, अभी समझा हमने। परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में आपको पता है ना, राष्ट्रपति शासन भी होता है। कब होता है? अनुच्छेद 356 में। कब होता है ये बताएंगे हम आपको बाद में। आपातकाल भी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात होता है 360 में अनुच्छेद, ठीक है। आर्टिकल लगा दीजिए अनुच्छेद 360 में। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप में अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ जो राज्य की कार्यपालिका है, अब हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कितने लोग आते हैं? राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ठीक है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक यानी 52 से 78 78 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक प्रावधान है क्या? संघ की यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका का वर्णन 52 से 78 तक में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक में है। वहीं दूसरी ओर तो वहीं राज्य के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 और केंद्र के लिए संविधान के भाग 5 यानी रोमन अंक में लिखा है, हम ये लिख देते हैं। संविधान के भाग 5 इसमें 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक, 153 से 167 तक याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में ज़रूर। 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 तक, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक, 153 से 167 तक। मैं अपने आप को थोड़ी छोटा कर लेता हूँ, चलिए। 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के निर्माण, जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी भारतीय कार्यपालिका, मान लीजिए ये है कार्यपालिका, इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट होगा, एक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वहाँ का मंत्रिपरिषद भी होता है जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं, और हमारे होते हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, ठीक है,
महाधिवक्ता होते, महान्यायवादी होते हैं, महाधिवक्ता राज्य में होते हैं, महान्यायवादी से मिलकर मिलकर होता है। तो वही राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम, मंत्रिपरिषद, यहाँ भी कैबिनेट होती है, और महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, से मिलकर बना होता है। संघीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूँकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है। संघीय कार्यपालिका एवं राज्य कार्यपालिका का निर्माण जो होता है, संघीय का और राज्य का कार्यपालिका का निर्माण जो होता है विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है। इसलिए कार्यपालीय स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, इसलिए हम केंद्र का अलग पढ़ते हैं यानी सेंटर का अलग, और राज्य का यानी स्टेट का अलग। हम कार्यपालिका देखते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, संघ की कार्यपालिका। तो चलिए भारत का राष्ट्रपति स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का, ठीक है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष होता है, स्टेट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, होता है, एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है, ठीक है, एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं। ये आपको पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, अभी अभी पता चला। राष्ट्रपति तो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन उसे हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे ब्रिटेन में राजा होता है, नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। वैसे ही भारत में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। सॉरी, मुझे जुकाम है इसलिए सॉरी, माफ़ करिएगा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो परिचायक होता है, ये आप समझ गए। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। एक चीज़ और कि भारत में जितने भी कानून पास होते हैं, उन कानून पास होने से पहले उसमें अगर कानून में जो पास होता है, भारत के जितने भी सरकारी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो सरकारी काम वैध नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे, न कानून वैलिड होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों, ये हो गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद आर्टिकल 54, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन फिर से समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के, तो हाँ, माफ़ करिएगा क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती है। आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, ठीक है, दिल्ली विधानसभा के सदस्य इनमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो निर्वाचित होते हैं, जो नामांकित होते मतलब जो चुने जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं,
और एक होते नामांकित होते हैं, वे वोट नहीं डालते। कहाँ के विधानसभा के, राज्य के विधानसभा के सदस्य। जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं देखते हैं इसमें। शामिल ना होने वाले सदस्य, शामिल होने वाले सदस्य एक तरफ, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन शामिल नहीं होते? पहले हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, हाँ मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामले राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। किसी भी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य ये सब भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति क्या है? अनुच्छेद 55। निर्वाचक की रीति भी तो होनी चाहिए, किस प्रकार चुनाव होते हैं उनका, किस प्रकार वो चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक की नीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए, मेन बात है, याद रखिएगा। तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। कैसे निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। ध्यातव्य कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? इस सूत्र के द्वारा पता चलेगा। कैसे? राज्य की कुल जनसंख्या ऊपर लिख लेंगे, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य लिख लेंगे यहाँ पर बटे में। पहले राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000, ठीक है, 1/1000। अब संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम फिर से समझते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, ठीक है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को सभी राज्य जितने भारत में हैं उनके निर्वाचित सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। चलिए सूत्र के द्वारा समझते हैं। एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है? बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी यानी इंडिया में जितने भी राज्य पाए जाते हैं 28 पाए जाते हैं, उनके सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बट्टे यानी भागे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। संसद में एक संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन निम्न सदन, ठीक है। तो वहाँ जितने भी सदस्यों की संख्या यानी 545 यहाँ लोकसभा में और 250 हमारी राज्यसभा में, तो टोटल कितने हुए? 700 और 750 और लगभग 790 ऐसे कुछ है। तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या बट्टे में लिखेंगे, इस तरह प्राप्त हो जाएगा एक सांसद का मूल्य। चूँकि मैं बताना चाहता हूँ, अरे राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है भैया?
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं भैया। आरक्षण, वो राजस्थान वाला नहीं ना, यहाँ आरक्षण वाला कोटा है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। कोटा बराबर होता है कुल वैध मत बटे कुल पद धन 1 हो गया, धन 1 बाद में, मतलब कि कुल वैध मत कितने पड़े हैं बटे में कुल पद कितने हैं, फिर उस पद में 1 जोड़ देना है, फिर बाद में इनका जो निकलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह निकल आएगा कोटा हमारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। कहाँ निपटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय की देखरेख में, कहीं और नहीं जा सकते आप, एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। चलिए, हम बहुत नीचे चले गए थे तो थोड़ी पॉज करके हम ले आए आपको वापस। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं भाई साहब ध्यान दीजिएगा। मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम, यानी कि मतदाता जो मत दे रहा है वो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं जितने के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है कि हमें ए नाम के आगे हमने 1 लिखा, बी नाम के आगे 2 लिखा, सी नाम के आगे 3 लिखा, 4 नाम के आगे 4 लिखा। समझ में आया? चलिए, प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। मतलब अगर एक उम्मीदवार ने, जैसे गोलू है, उसने ए को ए दिया, बी को 2 दिया है, और सी को 3 दिया और डी को 4 दिया भाई साहब। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर गोलू के लिए हम जी लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। अरे भाई साहब, चलिए गोलू के लिए हम कुछ तो करें। गोलू के लिए हमने भाई साहब गोलू लिख दिया, और यहाँ पर मोलू है तो मोलू भाई साहब आप थोड़ी ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से वोट डालिएगा। ए है, बी है, सी है और डी है, इतने प्रत्याशी हैं। तो ए को इन्होंने 3 दिया, बी को इन्होंने 2 दिया और सी को 1 दिया और डी को 4 ही दिया। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है, प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है रे बाबा। तो भैया यहाँ पर सी को लिया जाएगा, यहाँ पर ए को लिया जाएगा। अब इसी तरह क्रम चलता रहेगा, पहले फर्स्ट नंबर वाले को गिना जाएगा। ठीक है, अरे पूरा कट कर बाबा। चलिए, उम्मीदवार को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मत के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मत में बांट दिया जाता है। अरे समझ में आया? इस खोपड़िया में नहीं आया तो कोई बात नहीं। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत, मान लीजिए डी को न्यूनतम मत मिले हैं, प्रथम वरीयता किसी एक आदमी ने कह दिया कि ये फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे एक ही आदमी है, इसको फिर हटा दिया गया। उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को, जो अगर किसी व्यक्ति ने इसे कह दिया कि डी को कि ये सेकंड आना चाहिए, इसकी संख्या है लगभग 4 है, तो 4 को मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो जैसे ए है, बी है, सी है, ए को 10 लोगों ने कहा, बी को 9 लोगों ने कहा, सी को अगर 8 लोगों ने कहा, तो ये जो 4 है ना, इन सब में बांट दिया जाएगा बराबर। यह प्रक्रिया
जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता तब तक चलती रहती है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ में आया? नहीं। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति बन गया। अब उच्चतम न्यायालय में विवाद चला। विवाद चलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी निर्णय दिए है, कोई भी कार्य किया है तो वो वैध होंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली भारत के राष्ट्रपति उस समय थे, तो जो भारत का प्रथम नागरिक है, प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में अनुच्छेद आर्टिकल 56 में। अब जल्दी पढ़ेंगे थोड़ी। क्यों जल्दी भाई, क्यों जल्दी? शादी में जाना है? नहीं। तो निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। भाई साहब, पद धारण करने की, बहन जी भी बुरा मत मानिएगा, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में यानी पद के रहने के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ से लाया गया? अमेरिका से, ठीक है, मेड इन अमेरिका। मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं, अमेरिका ही से लिया गया है। हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा तब तक वह राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले। 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी, मान लीजिए 5 वर्ष हो गए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए व्यक्ति प्रेसिडेंट है, तो अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो 5 साल के बाद तक भी राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक बी व्यक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 आर्टिकल 56 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। क्या है? भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो ओबामा साहब 2 ही बार हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाए। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना सूचना चुनाव आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें। अब भैया शर्तें भी तो हैं, एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, बिल्कुल है। अर्हताएं हैं, क्या हैं? अनुच्छेद 58 में दिया गया है, 58 में दिया गया, आर्टिकल 58 में दिया गया है। क्या दिया गया है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह पहली बात तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये नहीं कि 25 साल का व्यक्ति विधायक बन गया तो राष्ट्रपति भी बन जाएगा, ऐसा नहीं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, यानी कि कोई लाभ का पद उसे पहले से प्राप्त ना हो। अगर हो तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, नहीं देता तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी से हटना पड़ेगा। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। अब राष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यक्ति किसी संघ सरकार में, मान लीजिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते, वो ना ही राज्य सरकार में हो सकते, ना मुख्यमंत्री हो सकते, ना प्रधानमंत्री, एक साथ वो 2 काम नहीं कर सकते। संसद, नोट है, नोट कर लीजिए भैया बहनों।
संसद निर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार भैया? 5 बार। संविधान में लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 102 का कहाँ 102 एक का अनुच्छेद 102 एक का में तथा अनुच्छेद 19 एक में इसका उल्लेख मिलता है। लाभ के पद में निम्नलिखित पदों को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रपति को, किसी राज्य का राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, संघ या राज्य का मंत्री को लाभ का पद। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। 50 प्रस्तावक होने चाहिए। राष्ट्रपति के अगर चुनाव के नामांकन दायर करने जाएंगे तो वह 50 प्रस्तावक लिवा जाएंगे और 50 उम्मीदवार यानी 100 लोगों को उम्मीदवार करो। 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेंगे। पैसा भी जमा करेंगे 15,000 रुपया। ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी पैसा उनके जब्त हो गए। शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 59 में शर्तें भी हैं।